तुम भी सेकंड चैप्टर की शुरुआत थी, चैप्टर का नाम लिख लेना, वर्क एनर्जी एंड पावर। ऑब्वियसली समरी वाले टाइप में ही है, सारी चीजें करा दूंगा। बाकी मेन फोकस तुम्हें करना है क्वेश्चन पे। तो कब करोगे, कैसे करोगे, तुम्हें देखना। चलो, वर्क की डेफिनेशन तो ये होती है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही दिया हुआ है, एक बार देख ले, कुछ कटा पटा तो नहीं है। फोर्स का टर्निंग में फोर्स, ये पूरी बात खत्म हो गई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क, एफ डी रिलेशन है, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन, वेरियस यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी रिलेशन विद एसआई यूनिट, अर्क कैलोरी, ये सब दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ पावर, एसआई यूनिट ये टाइप्स ऑफ एनर्जीज, केमिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी। क्लियर है। ये पहले तो ये इस टाइप का मान लो, डाइवर्शन कैसे हुआ वो समझ लो। जैसे सपोज यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, ठीक। और हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की इस तरह से, एफ। डेफिनेशन ये है वर्क की, ये तो लिखना और लिख भी लेना। वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। या ऐसे कह सकते हो, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मान लो हमने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंच गया इस जगह पे, ये डिस्टेंस डी है, और हम इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लो एंगल थीटा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर की तरफ है, फोर्स इधर है। हमें डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ऐसे है, तो डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा, ठीक है। ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम इसको कह देंगे एफ इंटू एक्स। अब एक बार फिर से सुन लो, वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने ऐसे फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गई, ठीक। और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो डी है यहाँ से यहाँ तक का, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक वो एक्स मान लिया हमने। अब यदि थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आती हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में यदि मान लो कॉस थीटा की वैल्यू निकालते, तो कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो एक्स हो गया और हाइपोटेन्यूज वो डी हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू निकल के आती डी कॉस थीटा। ये पूरा डेरिवेशन करना है तुम्हें, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो। और भाई जब देर से आते हो दिक्कत होती है तुम्हें, निकल ही जाती हैं चीजें तो जाता, ढूंढ रहे हो, वो चल ही रहा उसका, तो अब छोड़ो। तो ये ऑब्जेक्ट थी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड की एफ, इस डायरेक्शन में मूव कर गई, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, ये डिस्टेंस डी है, एंगल जिस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा है। तो हमने क्या किया, एक्स अपॉन डी की वैल्यू निकाली, एक्स अपॉन डी वो कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब लिख देंगे वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अब यदि मान लो थीटा की वैल्यू इसी डायरेक्शन में हो जाए, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा हो जाएगा 0। मतलब ऑब्जेक्ट ये है, फोर्स ऐसे अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, इन द सेम डायरेक्शन।
ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ डी, बिकॉज कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। लेकिन यदि थीटा 90 हो जाए, ये सब उसने बोला है इसलिए कर रहा हूं, यहां ऐसे लिखा होता है डिफाइन वर्क W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसकी डेफिनेशन है। स्पेशल केस चाहिए कब कब, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब थीटा हो गया 90, तो W इज इक्वल टू होगा एफ डी कॉस 90, एंड कॉस 90 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन इज 0 व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, या डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, लिख लो। वर्क डन इज 0 ठीक है, वर्क डन इज 0 व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कल भी बताया था, किसी बच्चे ने पूछा था दिए, जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो फोर्स होता है टुवर्ड सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, तो ये 90 एंगल हो गया, वर्क इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, बिकॉज ये नहीं लिखेंगे कि एक कंप्लीट सर्कल हो गया इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन 0 होता है। तो कोई भी सैटेलाइट है ना, जब कहीं पे भी घूमता है सैटेलाइट किसी चीज के अबाउट, तो वर्क डन जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो कोई कुली है और ये बॉक्स लेके सिर पे खड़ा हुआ है, तो खड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो इसने मूवमेंट शुरू कर दिया, यहां से यहां पहुंच गया, बॉक्स इसके सिर पे अभी भी है, अब पूछेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वो 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द पर्सन इज 0, इसका क्या मतलब हुआ, जो बॉक्स रखा है इसका वेट जो होगा वो तो डाउनवर्ड होगा नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी बार बार यूज कर रहा हूं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द पर्सन इज 0, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो दोनों में थीटा एंगल 90 हो गया, ड्यू टू विच द वर्क डन इज 0। लेकिन यही कुली यदि मान लो बॉक्स को लेके बस की छत पे चढ़ जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा, उस केस में कितना वर्क होगा, जैसे मान लो ये बस है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं केवल, है ना, जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन होते हैं वो 11-12 में बहुत चलते हैं, या तुम्हारा काम केवल नेगेटिव पॉजिटिव की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चल जाएगा। मान लो ये आदमी था, बॉक्स यहाँ पे रखा है, तो बॉक्स का वेट हो गया नीचे W, और ये H हाइट तक इसको चढ़ा देता है बॉक्स को, तो वेट जो होता है वही फोर्स होता है, फोर्स को ही वेट बोलते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है, वेट है, और डिस्टेंस डी है, तो वेट होता है m इंटू जी, और डिस्टेंस यहां से यहां तक h है, तो mgh वर्क हो जाएगा। तो जब कोई ऊपर लेके चढ़ेगा बॉक्स तो mgh वर्क होगा, और यदि ग्राउंड पे चलेगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दो डिफरेंस समझ लेना। इसके अलावा अब ये फॉर्मूले हो गए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, फिर भी डेरिवेशन देखना तो एक वीडियो था डेरिवेशन का पूरा, उसको जरूर पढ़ लेना, वीडियो को जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, वो काफी काम का था, ज्यादा बन नहीं पाए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। जोएल भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो। मिनिमम वर्क सर तभी तो होता है जब थीटा 180 डिग्री होगा। हाँ, मैं तो यही मानता हूँ भाई, है ना, मैं तो वही मानता हूँ, मिनिमम वर्क लिख भी देता हूँ दोबारा। उसने दो चीजें पूछेंगी, वर्क मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता क्या है एग्जैक्टली, ये समझ लो, कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और जो कॉस थीटा की वैल्यू है -1 से लेके +1 तक होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से तो क्या होगा, मिनिमम नंबर इसको बोला जाएगा, -1 को, 0 को नहीं बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से तो वर्क मिनिमम ये आएगा
जब एफ डी कॉस 180 हो जाएगा, ठीक है, मैं तो इसको मानता हूं, यानी कि माइनस एफ डी हो जाएगा, और वर्क मैक्सिमम जो होता है वो 1 पे आता है, तो वो एफ डी हो जाता है, इसमें -1 इसमें +1, ये है। तो मिनिमम वर्क होता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड मैक्सिमम वर्क व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, है ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 180 की वैल्यू -1 होती है। ये उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर था। अब काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है ना? तो जिन लोगों ने नहीं देखा, वो एक वीडियो है कि 2 वीडियो थे एक्चुअल में, एक तो काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल, वो तो बच्चों ने बहुत कम देखे क्योंकि न्यूमेरिकल वैसे ही ना आते थे। दूसरा अच्छा था, उसमें एक तो डेरिवेशन भी है प्लस खास तौर से वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक बार देख लेना, है ना। तो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, और ये सब एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमेशा अप्लाई होता है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन जरूर कर लेना, बोर्ड वालों का फेवरेट है। वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस साल आ सकता है ये क्वेश्चन। ऐसे होगा जैसे मान लो ये मास दिया हुआ है से 10 किलोग्राम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इसके मान लें u, वो दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसकी वो फोर्स अप्लाई कर दी और इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v, और वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और मास नहीं बदला। अब पूछा ऐसा यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क निकालने के लिए हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। लेकिन ये मत कर देना वेलोसिटीज को घटा के काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, तो गलत हो जाएगा। अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालना, पहले k1 निकाल दो, ये होती है हाफ mv², तो हाफ इंटू मास 10 इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 10। फिर निकाल दो k2, बाद की काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू m मास, वो हो गया 10 इंटू स्पीड 20 इंटू 20। तो सॉल्व करोगे तो ये 5 बार चले जाएगा, ये आ गया 500। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन, ठीक है, 500 जूल। और ये आ जाएगा k2 की वैल्यू, है ना, इसको इससे काट देंगे 5 बार, तो 400, तो ये हो गया 20। ये चेक कर लो सही लिखा नहीं लिखा, कैलकुलेशन चेक करना भाई तुम्हारा काम है, ठीक है ना। 2000 जूल हो गया। अब लिख लो वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 2000 में से इसको कम कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1500 जूल, ये वर्क आ गया। फिर पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, कैपेसिटी ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। सर हाँ बोलो बेटे। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले तुम बस मुझे ये बता दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। सर हाफ mv²। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है 10, मास दिया हुआ है 10, काइनेटिक एनर्जी निकाली 500 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? हाँ सर। अच्छा, अब बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी में जो चेंज होता है वही वर्क होता है। वर्क क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है, तो जितना एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क होगा। तो हमने पहले केस में, फर्स्ट केस में निकाल ली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, अब सेकंड में निकाल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद ही था, हाफ लिख दिया, मास 10 स्पीड 20 हो गई, सॉल्व करके ये आ गया। अब वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो ये आ गई। तो यही वर्क होता है। और कुछ पूछना है? नहीं सर, समझ गया। ठीक है, तो हम पहले निकाल देंगे कितना, पहले निकाल देना कितना था, फिर बाद का कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके वर्क निकाल देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। फिर आ जाओ इसकी दूसरी बात पे, मतलब यदि वो कहता है कैलकुलेट द पावर ऑल्सो, ठीक है, पावर भी निकालनी है, तो पावर के लिए हम क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। मान लो उसने कह दिया आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद ये घटना घट गई, है ना,
वेलोसिटी पहले इतनी थी, आफ्टर 3 सेकंड इतनी हो गई। तो पावर वर्क हो गया 1500 अपॉन टाइम हो गया 3, तो ये 300 इतने वॉट आ जाएगी, ये पावर हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस बार इसके ऊपर आ सकता है, ये तो उतार ही लो। $500 ठीक है, अभी सुधार देता हूं, 5000 तो गलत है, 500 मान लूंगा। ठीक है, 3 से 15 इसको काटेंगे, 5 बार जाएगा ये भाई। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट बात पे, वो ये है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है वेट इज, ऐसी लिखते हैं लैंग्वेज, वेट इज 600 न्यूटन। ठीक है, वेट दिया हुआ है 600 न्यूटन लिखा हुआ है, तो 600 न्यूटन लैंग्वेज से नहीं, यूनिट से पहचानते हैं। 600 न्यूटन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एम इंटू जी की वैल्यू दी हुई है। और यदि लिखा है वेट इज गिवन 50 kg, तो इसका नाम मास दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों में। और यदि मान लो कोई पर्सन है, ये बहुत आता है एग्जाम में, एक पर्सन सीढ़ियां चढ़ रहा है और इसकी 20 सेंटीमीटर की एक स्टेयर है और 30 है, 30 सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, एक पर्सन है, वो स्टेयर पे चढ़ रहा है, 20 सेंटीमीटर हाइट की ईच स्टेयर है, 30 स्टेयर्स है, तो एच ऐसे निकालेंगे 20 इंटू 30, 600 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल देंगे तो 6 मीटर हाइट हो जाएगी। अब मान लो वर्क निकालना है, तो क्वेश्चन में पढ़ लेना, या तो उसने वेट दिया होगा न्यूटन में या किलोग्राम में। मान लो उसने न्यूटन में दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे 6 mgh, लिख देता हूं पहले, वर्क होता है mgh। जब हाइट पे होता है तो वर्क का फॉर्मूला mgh, जब वेलोसिटी होती है तो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब mg लिख दो 600 और हाइट 6, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3600 जूल, ये वर्क हो गया। पावर निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम कर देंगे अगेन। इसके अलावा कन्वर्जन जरूर कर लेना। ठीक है, इनके मान लो न्यूटन में दिया है तो mg, और किलोग्राम में दिया है तो m, और ये क्वेश्चन कर लेना। बट बोर्ड के जो वर्कशीट दी हुई है उसको कर लेना, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। इसके बाद एक रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी, ये वर्क का फॉर्मूला है। तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ, एफ का लिख दो 1 न्यूटन इंटू डिस्टेंस 1 मीटर। अब 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है, नहीं याद था तो अब याद कर लो, जिनको बिल्कुल नहीं आता यहां से देख लो। फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब फोर्स होता है 1 न्यूटन, तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 किलोग्राम को कन्वर्ट कर दो 1000 ग्राम हो गया। ये 1000 ग्राम हो गया, इनटू इसको लिखोगे तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन, ये यहां लिख दिया, इनटू 100 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर का नया नाम है अर्ग। ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादातर जितनी चीजें हैं वो करा दूं तुम्हें। एक इस साल के लिए इस पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। मतलब एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पावर और वेलोसिटी का क्वेश्चन दिया हो। कहने को ये भी बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही है, इसलिए बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, तो अपने आप काम हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला लिख लो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पावर हो गया। यानी कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 नंबर के न्यूमेरिकल के लिए। डेरिवेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, पहले भी आ चुका है एक बार। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन और रिलेशन दोनों बात पता होनी चाहिए। मैं सारी चीज इस पे फोकस करता हूँ कि स्कोप में क्या दिया है ना। अब स्कोप में देखो ये लिखा हुआ है, तुम भी पढ़ लिया करो स्कोप, तो बढ़िया नंबर आएंगे। स्कोप में लिखा हुआ है वेरियस यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड द रिलेशन विद ऐसा यूनिट। अर्ग है, कैलोरी है, किलोवाट है, किलोवाट आवर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन सबका रिलेशन चाहिए इसे, किससे? ऐसा यूनिट से। तो सारी तैयार कर लेना, कोई छोड़ना मत। अब किलोवाट आवर का रिलेशन लिख लो, 1 kWh किलोवाट आवर इज 1000 वॉट आवर। किलो का मतलब होता है 1000, फिर लिख देंगे 1000 इंटू वॉट, है ना, वॉट होता है जूल पर सेकेंड, इंटू आवर। आवर का मतलब यहां लिख देता हूं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 60 इंटू 60 ये सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर की जगह आ जाएगा 1 आवर। अब आगे लिखेंगे 1000 इंटू जूल अपॉन सेकेंड, एंड 1 आवर का मतलब हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया। ये सब एनर्जी की यूनिट है, आर, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑल आर एनर्जी यूनिट। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 6, और उसके आगे 1 2 3 4 5 जीरो, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कोई गलती हो गई लगता है, बहुत सारे बच्चों ने कुछ लिख दिया, रिपीट लिखा है। फिर सुन लो भाई, 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000, ये 1 के की जगह लिख दिया 1000। ठीक है, 1000, 1 किलो का मतलब 1000, तो 1000 वॉट आवर। फिर वॉट क्या होता है? वॉट इज जूल पर सेकेंड, पावर की यूनिट है वॉट, वो होता है जूल पर सेकेंड, तो यहाँ जूल पर सेकेंड लिख दिया। फिर इंटू 1 आवर लिख दिया। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60, सेकंड से सेकंड कट गया, ये आंसर आ गया। बोल दो क्या कह रहे हो बेटे? सर वो एंड में ये नहीं समझ में आया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 कैसे हो गया? यहीं पे छोड़ देना यार, कोई बात नहीं। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस सरकाया, इसलिए 3.6 किया। ठीक है, जितने प्लेस सरकाते हैं उतने ही लिख देते हैं। 5 प्लेस सरकाएंगे तो इंटू 10 की पावर 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेस पे लिया, इसलिए 10 की पावर 6 आ गया। ये किया, और नहीं तो यही छोड़ देना। यस सर। फिर नेक्स्ट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी की यूनिट है। अब इसका मतलब क्या होता है? यदि तुम्हें फिजिक्स थोड़ी बहुत याद हो तो फॉर्मूला ये था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला था।
वैसे तो उम्मीद कम ही है छोटे बच्चों से कि उन्हें याद हो, है ना। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, यानी कि वर्क इज इक्वल टू होता है Q इंटू डेल वी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सीलरेटेड बाय 1 वोल्ट, तो उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ऐसे फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q डेल V। Q का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों मिला के जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये आंसर होता है। रीजन बहुत क्लियर है। फॉर्मूला कहां से आया? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। वर्क क्या होता है? एनर्जी Q इंटू डेल्टा वी होता है। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 1 वोल्ट, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, और Q मतलब कूलम इंटू वोल्ट जो होता है वो जूल होता है, तो इतने जूल आंसर आ जाएगा। ये तो सारी यूनिट जितनी थी वो होता है। बाकी फिर जनरल चीज है, छोटी मोटी है, वो शायद देख लेना है या नहीं। यदि डेरिवेशन हो तो करा दूंगा, नहीं है तो नहीं कराऊंगा, उसमें लिख दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का शायद डेरिवेशन हट गया कोर्स से, वो ढूंढ के लिख दो। सिलेबस तो मेरे सामने खुला हुआ है बट उसमें पता नहीं चल रहा मुझे, उस समय ज्यादा पढ़ने का मन भी नहीं है उसको। मैं ढूंढ के बता दो है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो गायब कर दिया है सिलेबस से। पता नहीं चल रहा, ध्यान नहीं जा रहा, है ना। तो इसमें किसी ने लिखा नहीं है भाई, एक बच्चे ने लिखा, इससे काम नहीं चलता। तुम ढूंढ के देख लेना है या नहीं, तय कर लेना बाद में। लेकिन ये तो है, इसको तो सीख ही लो, लिख लो। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है काइनेटिक एनर्जी, इस जगह पे है 100 जूल। एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 1000 जूल है टॉप पे, हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का ये होता है, इन दोनों का सम वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसने यहां पे दे दिया द काइनेटिक एनर्जी इज 40 जूल, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी?
लिख दो चैट बॉक्स में तो समझ में आ जाएगा किसको भेजे में घुसने के बाद। ये हाईएस्ट पॉइंट है, सही है। सार्थक सक्सेना तो बता ही देगा भाई, एक आध छोटे बच्चे भी, उज्जवल सिंह सही है। चलो ज्यादातर ने सही लिखा है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सम एक जैसा होता है। टोटल कितना था 100, तो यहाँ आ जाएगा 60। और यदि मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, 80 जूल हो गई, तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी ये 20 जूल हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो तुमसे एक बॉल देगी, उसने कहा यहां से फेंक दी, वेलोसिटी दी है 10 और मास दिया हुआ है 100 ग्राम। और उसने कहा इसकी एनर्जी यहां पे निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के ई। ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.1, क्योंकि 100 ग्राम मतलब 0.1 इंटू 10 इंटू 10 वी स्क्वायर। ये पॉइंट से ये कट गया, 5 आ गई, 5 जूल। तो ध्यान ये रखना है काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी 5 जूल हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। लिख लो एट हाईएस्ट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इज 0। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। बाकी एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे समझ लो जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग दी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे एक बुलेट दी हुई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर बुलेट इसके अंदर घुस गई, ऐसे कंप्रेस हो गई, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल निकल रही है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो भी 20 जूल होगी। जब इसको रोक देती है, बुलेट इसके अंदर घुस गई, मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। छोड़ देंगे तो ये वापस भाग जाएगी, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। बाकी माइक्रोफोन, है ना, माइक्रोफोन वो है माइक है, तो उसमें हम बोलते हैं तो साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और स्पीकर में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल जो भी तुमने पढ़े वो सारे तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब एक बार मैं सर से निकाल के देख लूँ चैप्टर 2 की समरी में कुछ और बच रहा हो जो तुम्हारे मतलब का हो तो देखते हैं। बट वो रिपीटेडली बार बार बता दिया, बुक करो नहीं करो, बोर्ड के 40 साल के क्वेश्चन तुम्हारे काम में आ जाएंगे काफी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखने को आ जाता है तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना हम एनर्जी का क्रिएशन कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन टू अदर। और एक ये ध्यान रख लेना, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में जो एक्सट्रीम पॉइंट आता है यहाँ पे, इधर वेलोसिटी हो जाती है 0, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 0।
ठीक, ये मीन पोजीशन है। और ये हाइट हो गई इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, वो आ जाएगी mgh। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसको कैलकुलेट किया, ये 20 जूल आ गई, तो जब ये पेंडुलम बीच में आएगा यहाँ पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी 20 जूल और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 के बराबर। ये होता है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे एक्सट्रीम पॉइंट पे लिख लो, एट एक्सट्रीम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड इन द मीन, बीच में, ये बीच हो गई यहाँ पे, एंड इन द मीन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो मैं एक चैप्टर ये मशीन वाला और बच रहा है। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मशीन वाले को बाद में कर ले, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कर ले, क्योंकि उनको सीबीएसई वालों को बोला हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल के लिए, इसलिए। और या फिर कल बैच रख ले, मुझे कल बैच रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैच का टाइम यही बेस्ट टाइम है, 9 से 10। तो इसमें हाँ या ना लिखो, कल बैच रखोगे तो चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आ रहे हो इन्हीं से पूछना है, बाकी का तो कोई लेना देना है नहीं। यस लिखा है सबने, जिससे किस्सा खत्म हो, हम भी परेशान है, तुम भी परेशान हो। कल बैच है, ठीक है। बाई चांस 15-20 मिनट का टाइम में ये फेर हुआ तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि जैसे संडे है, बाई चांस कोई आ गया तो 10-5 मिनट का फर्क हो सकता है, लेकिन बैच है कल। न्यूमेरिकल तुम पूछोगे सारे, जो तुम्हें पूछने पूछ लेना अपने हिसाब से, जो एक दो प्रॉब्लम पूछ लेना, बाकी अपनी पुरानी कॉपी निकालो यार, एक एक न्यूमेरिकल बैच में सॉल्व किया था, ठीक है। एक आध प्रॉब्लम तो समझ में आती है। इस समय तुम्हारा फोकस होने ही नहीं चाहिए बुक के न्यूमेरिकल पे, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, इस समय फोकस हो बोर्ड के पिछले 42 साल के क्वेश्चन पे। बोर्ड वाले के बाप का बूता नहीं है कि बाहर का क्वेश्चन दे रहे, है ना, तो उन पे फोकस करो सारा का सारा। 10 ईयर की बुक सबके पास है, इसलिए बाद वाले उसमें से पूछ लो। ज्यादातर के 16 तक के मैंने खुद दिए हुए हैं सबके, नए वाले जानबूझ के दिए, वो सब बच्चों के पास बुक थी इसलिए दिए थे। ये बेटा आदित्य भैया, ये बैच में बहुत डिस्कस हुआ था कि पे क्यों करते हैं, अब उसका पेमेंट का काम खत्म हो गया, है ना। अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था जब चैप्टर शुरू कराया था, इंटेंसिव, कि जज में लड़ाई हुई थी, वहां पे चलते हैं, टॉड बोलते हैं इनको, है ना। तो बच्चे ने पूछा था कुली वर्क तो किया नहीं तो पैसे क्यों दिए, इंटेंसिव बैच में खूब समझाया था, अब टाइम नहीं है इस बात। बोलो ईशान भैया। सर इसमें केस 3 एक बार फिर से समझा दीजिए। एफ डी कॉस थीटा में जब कॉस थीटा 180 होता है, कॉस थीटा 180 होता है तो ऐसे हो जाएगा, हमने फोर्स तो लगाई ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। तुम्हारा ये फोटो बना देता हूँ, समझ जाओगे जल्दी, बुरा मत मानना। ये कब होगा 180, वो सिखाता हूँ। ये मान लो एक पहाड़ है और इसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, भावनाओं पे जाना है ना, डायग्राम पे नहीं। और ये मान लो तुम खड़े हो, इसे धक्का दे रहे हो, तो हमने तो फोर्स लगा दी ऐसे, बट तुम्हें ही मालूम है थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से कुछ ये होने वाला है, ये पत्थर होगा, यहाँ पे ये लेटा हुआ पर्सन होगा, ठीक है। तो वर्क डन ऑन पर्सन हो गया, आदमी पे हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स ऐसे थी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, इसी को बोलते हैं थीटा इक्वल्स टू 180। तो नेगेटिव वर्क हो गया, करने हम गए थे, हम पे वर्क हो गया, यहाँ नीचे लेटे हुए है ना। तो अदरवाइज मत लेना, ये मतलब होता है नेगेटिव वर्क उनका, ठीक है ना। फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ठीक उसका उल्टा, एक चीज ऐसे है, एक चीज ऐसे है, तो जो एंगल निकालते हैं वो ये एंगल हो जाता है, दैट इज 180।
बोल पाओगे? बोल दो बेटे। पर एक बार आप स्लाइड्स दिखा सकते हैं सर, स्क्रीनशॉट लेना। तो मैं अब लास्ट यही था। अब मैं तुम्हें पूरी आज की तो 57 स्लाइड है टोटल तुम्हारे बैच की, ढूंढता हूँ क्या क्या है। एक तो यही वाली है, इसकी फोटो खींच लो। एक ये वाली है, एक ये एनर्जी कन्वर्जन के यूनिट्स, ये जरूर तैयार कर लेना। मतलब एक किलोवाट आवर को जूल में, और इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया था जूल में, दोनों इंपॉर्टेंट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर ये रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है साल के लिए। फिर ये कन्वर्जन है, ठीक है। 1 जूल को हमने कन्वर्ट किया है डाइन में, अर्ग में। जूल को अर्ग में यहां किया और न्यूटन को डाइन में यहां कर दिया। फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी, यदि न्यूटन दिया होता तो m/g की वैल्यू है, और किलोग्राम दिया होता है तो मास की वैल्यू है। वर्क का फॉर्मूला mgh होता है। फिर ये क्वेश्चन कराया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे K1 निकाल लिया, यहाँ पे K2 निकाल लिया, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो पावर पता चल गई। पहले वर्क निकला, फिर पावर आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वर्क मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, वो पूछा था किसी बच्चे ने। और वर्क डन 0 कब होगा, इसके एग्जाम्पल है ये। और ये वर्क का फॉर्मूला। बस अब इससे ज्यादा का बूता बेटे हमारा तो है नहीं। अब बात होगी कल। कल बैच है, ठीक है, ग्रुप पे भी लिख दूंगा। टाइम यही टाइम रखा गया 9 बजे का ही कारण है ना। यदि कोई टाइम में चेंज होगा तो बता दूंगा।